नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। और आज के जो करंट अफेयर में उसमें हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और एक दुखद घटना है, साइरस मिस्त्री का निधन कार एक्सीडेंट में हो गया है। और इसका क्या कारण था और हमारे देश में कार के संदर्भ में क्या क्या लॉ हैं और बेसिक क्या कारण है जिससे हम कार की दुर्घटनाएं इससे अधिक होती हैं। और 1.23 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में क्या है, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। तो इनके कारण क्या है वो सब हम देखेंगे। और इससे संबंधित और भी जो हमारे पहलू हैं उन सब पे हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और जो पहली न्यूज है वो ये है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको, इनके जो चेयरमैन हैं वो DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। किनने नियुक्त किया है? CGI ने नियुक्त किया है। ठीक है। तो नालसा से संबंधित हमारे जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि नालसा को किसके तहत इस्टेब्लिश किया गया है। तो नालसा को लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। इसका महत्वपूर्ण काम यह है कि फ्री लीगल सर्विस को उपलब्ध करवाना लोगों के लिए। जो वीकर सेक्शन हैं, जो समाज के वंचित वर्ग हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, विकलांग हैं, किसान हैं और जो गरीब लोग हैं, उनको क्या करवाना, वीकर सेक्शन को एक न्याय की सुविधा उपलब्ध करवाना, ताकि उन तक भी तुरंत न्याय की सुविधा उपलब्ध हो सके। एक महत्वपूर्ण काम तो ये है। और दूसरा महत्वपूर्ण काम ये है कि लोक अदालत के द्वारा जो भी मतलब डिस्प्यूट होते हैं उसको निपटारा करना। और इसके द्वारा क्या होता है कि जो हायर जुडिशरी होती है उस पे वर्णन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लोक अदालत के द्वारा। और ये फ्री लीगल एड और एडवाइस लोगों को उपलब्ध कराते हैं, विधि के संबंध में जागरूकता उत्पन्न कराते हैं और लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कराते हैं। कौन? नालसा। और जो हमारी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो टेक्निक होती हैं, जो मैकेनिज्म होती हैं, उनके संबंध में क्या कराते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, कैंसिलेशन हो गया और जुडिशियल सेटलमेंट से संबंधित जो भी मतलब कि मीडिएशन हो गया, उनके संबंध में क्या कराते हैं, इनको अवेयर कराते हैं और इनको ऑर्गेनाइज कराने का क्या करते हैं, काम करते हैं। दूसरा, अगर कोई विक्टिम है तो उसको कंपनसेशन भी क्या देते हैं, ये प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको कंपनसेशन भी उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। तो फ्री लीगल एड के संबंध में हमारे संविधान में क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं पहले। तो आर्टिकल 39A जो हमारा DPSP से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ये कहते हैं कि समाज में मतलब कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की जाएगी। इनका मूल उद्देश्य ये है कि हम क्या करेंगे, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करेंगे। पहला बात ये हो गई। ठीक है। अब इसको आर्टिकल 39A हमारा मूल रूप से नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो 1976 में था, आया था। और इसको लघु संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से जो हमारे संविधान थे वो क्या किए गए, वो बहुत से हमारे जो प्रोविजन थे वो क्या किए गए, ऐड किए गए। ठीक है। ये कहते हैं कि स्टेट क्या करेगा, फ्री लीगल एड उपलब्ध कराएगा। तो सरकार ने क्या किया, ये एक्ट लाए और नालसा की स्थापना की। तो इसने क्या किया, सरकार ने इस आर्टिकल 39A को क्या किया, प्रतिपूर्ति की। मतलब नीति निर्देशक तत्व क्या है, सरकार के लिए एक नैतिक क्या है, निर्देश है। मतलब कि सरकार इन पे काम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि सरकार के पास संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं है।
सरकार लोक कल्याणकारी कार्य करेगी या नहीं करेगी, लेकिन हालांकि सभी सरकारें लोक कल्याणकारी कार्य करती हैं, क्योंकि 5 साल बाद उन्हें जनता के सामने जाना पड़ता है और वो नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। इसको आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा, हमको क्या करना है, आर्टिकल 14 के तहत हमको राइट टू इक्विटी, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसी के पास न्याय की पहुंच ना हो, वो ही न्यायपालिका में जाके न्याय की गुहार ना कर पाए, तो इसलिए क्या करें, जो गरीब वंचित वर्ग है वो भी क्या, उनको न्याय उपलब्ध हो सके, न्याय उपलब्ध ही ना हो बल्कि त्वरित न्याय हो सके। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको देख लेना। ठीक, और आर्टिकल 22, ठीक, तो इसको भी क्या करते हैं, प्रतिपूर्ति करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नालसा के जो संरक्षक होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में उसके सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो भी इसका चेयर, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ अथॉरिटी का नियुक्त हो सकता होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, नालसा सीनियर मोस्ट, ध्यान रखना इसको। ठीक, और स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी जो पॉलिसी और डायरेक्शन देगी। ठीक, और फ्री लीगल एड सर्विस उपलब्ध करवाएगी, और जो लोक अदालतों को स्टेट में भी क्या करवाएगी, उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, यहाँ पे कौन होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और ऐसे जिला स्तर पे होता है, ऐसे स्थानीय स्तर पे भी ये काम, सारा काम देखा जाता है। ठीक है, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नालसा के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले महिलाएं एलिजिबल हैं कि संवेदनशील वर्ग हैं, बच्चे एलिजिबल हैं, और एसटी एससी से संबंधित जो समुदाय के व्यक्ति हैं वो एलिजिबल हैं, और जो कारखानों में काम करते हैं वो एलिजिबल हैं, और कोई व्यक्ति अगर आपदा से प्रभावित है तो वो एलिजिबल है, और जो अगर क्या हुआ है, अगर किसी के पास हिंसा हुई है, बाढ़ आई है, मतलब कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित है, तो उसको नालसा के द्वारा लीगल एड दी जाएगी। विकलांग लोग हो गए, कोई पर्सन कस्टडी में है, और जिसकी एनुअल इनकम लेस देन है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो हालांकि कई राज्यों में 5 लाख से कम का भी प्रावधान है। ठीक है, बिफोर सुप्रीम कोर्ट के पास 5 लाख से कम होता है, हाई कोर्ट के पास जो लिमिट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन की जाती है, वो लोग भी क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। और कोई अगर व्यापार से संबंधित, मतलब ट्रैफिकिंग से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई बैगर है, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, नालसा के द्वारा जो फ्री लीगल एड है उसका भी हकदार होगा। तो इसको आप ध्यान रखना। नेशनल लेवल पर हमने क्या किया, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत स्टेब्लिश किया। स्टेट लेवल पे मैंने आपको बताया कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टेब्लिश होगी, जिसको हेड कौन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी, जिसको एक्स ऑफिसियो कौन होंगे, चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। और तालुका जो सब डिवीजन लेवल होता है, वहां पे भी सब डिवीजन लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी होगी, जिसको सीनियर सिविल जज हेड करेगा। इसको पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। और हाई कोर्ट पे हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट सर्विस कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी स्टेब्लिश होगी। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी पे क्या हुआ था, प्रीलिम्स में प्रश्न आ चुका है, तो आप इसको स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चर्चा में ये था नैनो यूरिया। हमने इसको पिछले कई टॉपिक में, पिछले वीडियो में समग्र रूप से डिस्कस किया है, और कई इसके एस्पेक्ट हमने क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। नैनो यूरिया का मतलब है कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको हमने डेवलप किया है, ताकि क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सके। इसकी मतलब कि 500 केजी अगर हम ये अगर यूरिया का ये लेते हैं, तो इसकी जगह पे केवल आप
बोतल ले लो जिसकी मतलब वजन कितना होगा 500 ml। तो इसके बराबर काम क्या करेगा, ये करेगा। तो ये करेगा तो इसका क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, और इसमें पोषण तत्वों की क्या होगी, मात्रा भी अधिक होगी, कि वो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी चीज में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। और फार्मर इनकम भी इंक्रीज होगी, मतलब अगर किसी की लागत अगर कम हो रही है तो उसकी इनकम क्या होगी, अधिक होगी। और इससे क्या होगा, वेस्टेज कब होगा, जिससे क्या होगा, किसानों की जो उत्पादकता है, मतलब फसलों के द्वारा जो उत्पादकता होती है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जो हमारा जो परंपरागत जो यूरिया का जो कट्टा हम लेते थे, बोरा हम लेते थे, उसके उससे क्या है, ये सस्ता है। और सरकार के ऊपर जो सब्सिडी का बोझ जो आता है, सरकार के द्वारा अधिकांश बोझ तो नहीं कहेंगे, जो अधिकांश खर्च सब्सिडी पे होता है, उस पे भी क्या मिलेगा, थोड़ा भार कम होगा। इसको डेवलप किया है इफ्को ने, आप ध्यान रखना, ठीक है। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इसका पेटेंट करा लिया गया है, ठीक। आप ध्यान रखना, पेटेंट कार्यालय कहाँ है, आप कमेंट करके बताना। और भारत में जो पेटेंट है उसको किस अधिनियम के तहत रेगुलेट किया जाता है, तो ये भी आप क्या रखना, कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब चर्चा में ये है, मार्तंड जो टेम्पल है, सन टेम्पल है, जो जम्मू कश्मीर में है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसका विवाद इसलिए था कि हमारी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बोलती है कि अगर कोई भी मॉन्यूमेंट जैसे ये है, इसका अगर संरक्षण आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया करती है, तो इसमें पूजा अर्चना नहीं की जा सकती, और इसकी लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इस साल क्या हुआ, जो कुछ महत्वपूर्ण जो श्रद्धालु हैं, जिनका श्रद्धा भाव है, उनने मार्तंड टेम्पल पे क्या किया, पूजा अर्चना की। और जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, उनने भी क्या की, नवग्रह अष्टमंगलम पूजा की। ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, हाँ किससे संबंधित है, पूजा की। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि इसकी परमिशन आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सरकार के द्वारा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश रूल और प्रोटोकॉल के क्या है, अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, मतलब कि क्या चल रहा था इसके बारे में वो हो गया। अब इसके बारे में हम हिस्ट्री देख लेते हैं, इससे महत्वपूर्ण पहलू देख लेते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको डेवलप किया गया था कारकोत, जो हमारा वंश था, उनके राजा थे ललितादित्य मुक्तापीडा, ठीक है। और इनने कश्मीर में शासन किया 725 से लेकर 753 एडी तक, ठीक। इसको ध्यान रखना। और इनकी जो कैपिटल थी वो ये थी परिहसपुरा, ठीक। अबाउट द टेम्पल के बारे में देख लेते हैं, तो इन्हें डेवलप किसने किया, ललित आदित्य ने किया। ये जो स्पेशली जो डेडिकेटेड है टेम्पल, और विष्णु सूर्य को डेडिकेटेड है। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट चैम्बर में बना हुआ है, जिनको मंडपा, गर्भगृह और अंतरालय बोलते हैं। और अधिकांशतः जो कश्मीर के जो मंदिर हैं वो क्या है, 3 चैम्बर में बने हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम एक देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं मंडपा, ए वाला पार्ट। और इसको बोलते हैं गर्भगृह, जो यहाँ पे क्या होती है, देवी देवता की मूर्ति स्टैब्लिश होती है। और आप ये वाला पार्ट देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं अंतरालय, ठीक है। तो ये शब्द आप ध्यान रखना। और बाकी जो मंडपा है, ये अलग जो दूसरी मंदिर की शैली है वहां से है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये गर्भालय हो गया, ये अंतरालय हो गया, ये वाला पार्ट जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं बैठ के, ये मंडपा हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। तो आप इसको एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये अद्वितीय कश्मीर स्टाइल में बना हुआ है। अब चूंकि आपने आर्ट और कल्चर पढ़ा हुआ है, चूंकि हमारा जो कश्मीर वाला रीजन है वो अफगानिस्तान से लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गंधार शैली का इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। और
जो रजत तरंगिणी है, जो राज तरंगिणी है, इसके लेखक कौन है? कर्ण है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसमें वर्क को क्या किया गया, इसका डिफाइन किया गया। और इसका जो स्टाइल है वो ग्रीक, रोमन, बुद्धिस्ट, गंधार, नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल में इसको देखने को मिलता है। तो इस टेम्पल के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाले आपको याद रखना है। और इसका निर्माण किसने किया, किस वंश से संबंधित थे? कारकोत वंश से। तो आपको ये सब चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। और एक दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि गर्भालय, अंतरालय और मंडपा, तो ये कितनी शैली में बना है? 3 चैम्बर में बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब कमेंट करके ये बताना जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किस शैली में बने हैं। अब क्या हुआ, ये कालांतर में क्या हुआ, जो मार्तंड टेम्पल है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। कई बिलीफ ये बोलते हैं कि सुल्तान सिकंदर ने इसको तोड़ा। फिर आगे चलकर जो हमारा मतलब कि जो महत्वपूर्ण जो इंसान थे वो थे सुल्तान सिकंदर, इनने क्या किया, इस टेम्पल को तोड़ा। और 2 सेंचुरी मतलब कि आफ्टर जो ललित आदित्य थे उसके बाद, और 2 सेंचुरी से पहले हिंदू एक राजा हुए हैं कश्मीर में, किंग हर्ष। ठीक है, जो लोहार डायनेस्टी से संबंधित थे, इनने भी इसका डिस्ट्रक्शन में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, इनने शासन किया 1089 एडी से 1101 एडी तक। ठीक है, तो इसको बात को आप ध्यान रखना। अब महत्वपूर्ण बात है कि भारत में और कहाँ कहाँ सन टेम्पल है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक सन टेम्पल से संबंधित था, तो हमने आगे भी इसको पढ़ लेते हैं कि सन टेम्पल हमारे भारत देश में और कहाँ कहाँ है। जैसे मार्तंड तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, एक मुल्ताना सन टेम्पल है जो आप यहाँ देख पा रहे होगे, पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। एक मुडेरा सन टेम्पल है जो गुजरात में है। कोणार्क सन टेम्पल है जो कहाँ है, उड़ीसा में है। इसके अलावा और भी हैं सन टेम्पल। तो इससे 2017 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि फेमस सन टेम्पल कहाँ है। तो आप देख देख पाओगे जो अमरकंटक है ये हमारा महाकाल से संबंधित प्रसिद्ध है, ओमकालेश्वर संबंधित, मतलब यहाँ पे शिवलिंग है, ना कि सन। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देखोगे ओमकालेश्वर नहीं, अमरकंटक सॉरी नदी से संबंधित है, यहाँ से नर्मदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगी, यहाँ पे सन टेम्पल नहीं है। ओमकालेश्वर हमारा शिवलिंग है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे हो, खंडवा में। तो ए बी 3 भी गलत हो गया। तो ओनली ऑप्शन क्या बचा, वन। तो ऐसे आप प्रश्न को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ओनली आंसर क्या होगा, ये। तो आप कमेंट करके बताना और हमारे देश में कहाँ कहाँ सन टेम्पल हैं। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आप कुछ जैसे कुछ कम्युनिटी हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एससी में कैटेगरी में नोटिफाई कर रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा कि ओबीसी के द्वारा, ओबीसी की जो कुछ कम्युनिटी हैं उनको शेड्यूल कास्ट के रूप में क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया। ठीक है, एक न्यूज है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि ये अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है, ये अधिकार केवल क्या है, पार्लियामेंट ही किसी कम्युनिटी को एससी कम्युनिटी के रूप में क्या कर सकता है, नोटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। एक कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 आया, जो कास्ट, रेस, ट्राइब, ग्रुप मन की विथ इन कास्ट, उनको शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर लाते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अनुसार होगा। और ये वाला जो ऑर्डर है वो हमारे राष्ट्रपति महोदय ने लेके आए थे, ना कि पार्लियामेंट के द्वारा, इसको ध्यान रखना। और आर्टिकल 341 ए कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी राज्य, किसी भी संघ शासित प्रदेश के लिए, और वो गवर्नर की सहायता से, यानी गवर्नर की
से सलाह लेने के बाद किसी को शेड्यूल कास्ट मतलब कि शेड्यूल कास्ट नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोविजन हो गया। दूसरा 341(2) ये कहता है अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करना हो, जैसे इंक्लूजन करना हो, एक्सक्लूजन करना हो, तो भी ये काम पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ना कि किसी स्टेट के द्वारा। ठीक है, ना राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसको आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एग्जाम में आता है ओनली पार्लियामेंट, तो आप समझोगे ओनली लगाए तो गलत है, लेकिन जबकि स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब हमारा शेड्यूल कास्ट चर्चा में है, तो इससे संबंधित जो कमीशन है, आयोग है, वो भी पढ़ लेते हैं। ये जो कमीशन है आर्टिकल 338 के तहत संवैधानिक क्या है, संस्था है। ठीक, और जितने भी हमारे पास इसके काम होते हैं, शेड्यूल कास्ट से संबंधित लोक कल्याण को क्या देना, बढ़ावा देना। ठीक, सबसे पहले 1978 में एक कमीशन आया एससी एसटी एक्ट के लिए, और इसको नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी एक्ट 1987 में स्टेब्लिश किया गया। लेकिन 89 में संविधान संशोधन द्वारा एससी के लिए अलग बनाया, एसटी के लिए अलग क्या बना दिया, एक कमीशन बना दिया। और इसकी जो फर्स्ट चेयरमैन थी वो सूरज वाहन थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और काम इसके पास सिविल बॉडी से संबंधित, सिविल कोर्ट से संबंधित क्या है, सारे राइट हैं। ठीक, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर, इनका जो टेनर होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हाल ही में क्या हुआ, बड़ी दुखद घटना हुई कि हमारे जो साइरस मिस्त्री हैं, जो फॉर्मर टाटा के चेयरमैन रह चुके हैं, वो कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका जो प्राइमरी कॉज और कई रिपोर्ट ये बता रही हैं कि उनने सीट बेल्ट नहीं पहना था, जबकि जो आगे जो व्यक्ति बैठे थे उनने सीट बेल्ट पहना था। वो दोनों को मतलब कि थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जबकि उनके पीछे साइरस मिस्त्री और उनके साथ कोई और व्यक्ति भी था, वो दोनों ऑन स्पॉट उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सीट बेल्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपकी जीवन रक्षा के लिए। हमारे देश में सीट बेल्ट के प्रति जागरूकता नहीं है। अगर कोई सीट बेल्ट पहनता है तो इसलिए केवल चालन से बचने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एनसीआरबी मतलब कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिपोर्ट प्रकाशित की कि जो ट्रैफिक इंसिडेंट हुए हैं वो 2021 में 4.22 लाख हुए हैं, और जो इसके कारण जो डेथ हुई हैं वो 1.73 लाख डेथें हुई हैं। ठीक है, सबसे बड़े जो स्टेट हैं जो 33.33% जो टोटल डेथ का कंट्रीब्यूशन करते हैं, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है। अच्छा, इसके कारण क्या क्या है कि डेथ हमारी हुई। सबसे पहले कि रोड डिजाइन सही नहीं है। आप अचानक किसी बाइक चला रहे होगे या कार चला रहे होगे तो वहां पे अचानक क्या आएगा, गड्ढा आएगा। रोडों की खराब कंडीशन है। लोग क्या करते हैं, ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, उनको मजा आता है चलाने में। और कोई अल्कोहल पी के गाड़ी चलाते हैं या ड्रग लेकर गाड़ी चलाते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ओवरलोडिंग की समस्या हमारे देश में बहुत खराब है कि कॉस्ट को बचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने के लिए ओवरलोडिंग करते हैं। और जो हमारे देश में सेफ्टी फीचर हैं उनके प्रति लोगों में क्या जागरूकता की कमी है। ठीक, लोग, अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो आपको लाइसेंस घर बैठे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रूल को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। आपका लाइसेंस घर बैठे ना मिले, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, टेस्ट हो, तब उसको लाइसेंस उपलब्ध। और जो गोल्डन आर है, वो गोल्डन आर ये बोलता है कि अगर, आर का मतलब है कि 1 घंटे, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, अगर उसको 1 घंटे के अंदर उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल गई तो उसके बचने की संभावना अधिक है। लेकिन गोल्डन आर में उसको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई जाती। ठीक है, क्योंकि
हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती। तो ये सारी बातें हो गई। अब रोड सेफ्टी मेजर क्या लिए हैं सरकार ने? सरकार आई रास्ते लेके आई है, मतलब इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये प्रॉब्लम और रोड एक्सीडेंट को क्या करेगा, टैकल करेगा। लेन रोड नेट लेके आई है। ये जो जितनी भी हमारे पास जो भी रोड पैरामीटर हैं, डीप लर्निंग है, और इंडियन रोड की जो प्रॉब्लम है उनको क्या करेगा, फ्रेमवर्क का निर्माण करेगा ताकि उन समस्याओं का निर्माण हो सके। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो यूनाइटेड नेशन ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है वो सरकार ने साइन किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? रोड सेफ्टी से संबंधित। और सरकार ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेके आई। लोगों इसमें फाइन की राशि को बढ़ाया गया। कई बार तो ऐसा समाचार आया, ऐसी न्यूज आई कि फाइन उसकी बाइक से अधिक था, तो उसने बेचारा व्यक्ति बाइक छोड़कर ही चला गया। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये काफी महंगी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है। इसको 5 स्टार रेटिंग है। ठीक। और हमारे देश में जितनी भी मोस्ट सेलिंग जो कारें हैं उनकी 5 स्टार रेटिंग, किसी की भी रेटिंग सही नहीं है। अगर क्रैश टेस्ट उनका हुआ है तो रेटिंग 1 या 2 हो भाई। तो हमें क्या करना चाहिए, कारों की रेटिंग बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। और रोड सेफ्टी से संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण जो पैरामीटर हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के मध्य जागरूकता उत्पन्न होनी चाहिए ताकि वो सीट बेल्ट का क्या करें, रेगुलर पालन करें। और आगे ही नहीं, केवल पीछे वाले भी क्या करें, सीट बेल्ट लगाएं। ठीक है। ये सीट बेल्ट ना लगाने के कारण ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब एक नया कंसेप्ट निकल के आया है, क्रिएटिव इकोनॉमी। इसके इसने कोरोना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब है कि कोई भी आप अमर्जिंग कंसेप्ट लेके आए हैं, जो आप आपके अंदर, अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कोई कल्चर हॉबी है, आपके अंदर कोई इकोनॉमी से संबंधित हॉबी है, और आप इस समकालीन वर्ल्ड में इमेज, साउंड, टेक्स्ट, सिंबल का निर्माण करते हैं तो उसको क्रिएटिव इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब एक कंसेप्ट का, जैसे आप देख पा रहे हो ये क्रिएटिव इकोनॉमी का हिस्सा है। ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये क्रिएटिव इकोनॉमी का हिस्सा है। यूएन ने क्या किया है, 2021 को है जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है। इसको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, इस बार प्रश्न आया था। ठीक है। तो क्रिएटिव इकोनॉमी ने हमारे देश में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाया है। निर्यात में 121 बिलियन डॉलर का 2019 में क्या हुआ, निर्यात हुआ। और जिसमें जो डिजाइन सेगमेंट है उसका जो योगदान है 87.5% है। और अनदर जो आर्ट और क्राफ्ट है उसका योगदान कितना है, 9%। इसको आप कंसेप्ट को ध्यान रखना, मैं इसमें कोट कर सकते हो। ठीक है। अब एक नई चीज आई है जो हमारे टीवी रेजिस्टेंट है, जैसे शॉर्ट एंटी टीवी एक रिजीम आई है जिसको वी पल बोलते हैं। ये क्या करेंगे कि शॉर्ट टर्म, मतलब कि शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट है। मतलब कि आप 6 मंथ में आपको टीबी का आपको इलाज उपलब्ध हो जाएगा। इससे क्या होगा, हम टीबी से संबंधित जो हम लड़ रहे हैं उसको निजात मिलेगी। इसमें क्या होता है, 6 महीने का कोर्स होता है और सारा ओरल होता है। और इसके अंदर 3 ड्रग शामिल होते हैं। ठीक है। 3 ड्रग कौन सी, जैसे बेडाक्विलीन हो गया, और प्रेटोमेनेड हो गया, और लीनेजोलिड हो गया। तो ये 3 ड्रग हैं जो किसमें है, बीपल में। तो इसको ध्यान रखना स्पेशली। और ये ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी है उस पे काम करता। ठीक है। इसको किसने, टीबी जो अलायंस है उसने इंट्रोड्यूस किया है। और जो टीबी अलायंस क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो, अच्छा, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या है, मतलब आप कोई ये दवाई ले रहे हैं और आपने उस दवाई का सेवन इतना कर लिया है कि आप अगली बार उस दवाई को लेंगे
तो आपके ऊपर वो काम नहीं करेंगे। अगर आपके शरीर को स्वस्थ करना है तो इससे हाई डोज आपको लेना पड़ेगा। तो आपका जो बॉडी थी वो ए दवाई के प्रति क्या हो गई, रेजिस्टेंट हो गई, मतलब काम नहीं कर रही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंट। तो जैसे आप मेडिकल पे जाते हो, मेडिकल से दवाई ली और खा ली, तो इस ये क्या होता है, ये ड्रग रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। तो हमारे ऊपर जो दवाइयां हैं वो काम नहीं करती हैं और हाई डोज की दवाइयां काम करती हैं, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक, इसमें जैसे कौन कौन सी दवाई शामिल है, जैसे हमने पढ़ ली, ये केवाली थी, ये बेडाक्लीन थी, प्रेटोमोनेट थी, ठीक है, और हमारे लीनेजोलेट थी। ये महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, पहले ये होता था लेकिन अब ये होगा। ठीक, तो इसको देख लेना एक बार। अब टीबी के बारे में जान लेते हैं। ये टीबी जो बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। और जो पल्मनरी जो हमारी टीबी होती है, पल्मनरी, तो इस टीबी में क्या होता है, हमारे लंग इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और अदर टाइप की जो टीबी होती है उसमें लंग्स की जगह और भी पार्ट क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे देश में केवल बीसीजी ही ओनली टीका है जो टीबी से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो हमारे लिए स्टेटमेंट क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत में 4 में से एक व्यक्ति के पास क्या है, टीबी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। 1.20 लाख केसेस क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस है। तो आप एक देख पा रहे होंगे, यहाँ से कोई अगर खांसता है, जैसे इस व्यक्ति ने खांसा और यहाँ पे इसके बैक्टीरिया थे, तो ये दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको भी टीबी होने की क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, ठीक, तो हमने बेसिक समझ लिया, आगे चलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट चर्चा में है कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, माने कार्बन, अगर कोई इंडस्ट्री, जैसे आप इसमें देख पा रहे होगे, ये इंडस्ट्री है, इसने कार्बन को क्या कर रहा है, इमिशन कर रहा है। तो कार्बन को हमने क्या किया, पहले तो कैप्चर किया, स्टोर किया। स्टोर करने के बाद हमने इसका ट्रांसपोर्टेशन किया, और ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद हमने इसको क्या किया, स्टोर कर दिया कहाँ, जमीन में, मान की समुद्र में, डीप ओशन में। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग में है, उससे हम क्या कर पाते हैं, लड़ पाते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख पाते हैं। ठीक है, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया। अब जो हमारा जो नॉर्वे है, इसने वर्ल्ड फर्स्ट ओपन एक्सेस कार्बन कैप्चर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नॉर्थ सी कोस्ट के लिए क्या किया है, डेवलप किया। इससे क्या होगा, जो कार्बन कैप्चर टेक्निक है उससे सेफ हैंडलिंग हो सकेगी, कार्बन का ट्रांसपोर्ट हो सकेगा और आसानी से उसका स्टोरेज हो सकेगा। अबाउट है तो हमने कंसेप्ट इसको समझ लिया। पहले हम इसको क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, डीप सी में स्टोरेज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। ठीक, अच्छा, एक कंसेप्ट और है कि कंसेप्ट ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज, मतलब हम कार्बन को स्टोर करने की बजाय उसका रीयूज कर लें इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। ठीक है, इसमें हम स्टोर नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। क्या कंसेप्ट है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन है स्टोरेज। तो यूटिलाइज से आप याद रखना, ठीक है, इसको यूटिलाइज करता है। दूसरा, हमारी केरला की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा है, उनने रमन मैक्स के अवार्ड को क्या कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है। तो हमारे लिए रमन मैक्स के अवार्ड महत्वपूर्ण है। इसको 1998 में लॉन्च किया गया, और इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, उनकी प्रेस्टीज में इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। रमन मैक्स के अवार्ड फाउंडेशन क्या करता है, व्यक्ति को, इंडी ऑर्गेनाइजेशन को जो सामाजिक सरोकार में मतलब कि संलग्न होते हैं, उनको प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रवीश कुमार को मिला था, काफी चर्चा थी।
ये मदर टेरेसा हैं। तो हमारे देश में इतने लोगों को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक नया टाइप का, जैसे ऑन्कोलेटिक वायरसेस हमने खोजा है। ये क्या करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और जो कैंसर सेल होती हैं उनको डिस्ट्रॉय, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। तो आप क्या रखोगे, ऑन्कोलिटिक वायरस क्या है। ठीक है, जो सिलेक्टिवली, जो हमारा सिलेक्ट मतलब कि चयनित रूप से जो हमारी कैंसर सेल होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का क्या करता है, काम करता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ऑन्कोलिटिक वायरस है। ये हमारा जो ट्यूमर सेल है, जो कैंसर का सेल है, इस पे इसने काम किया तो ये क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुली हम इसको डेवलप कर पाते हैं तो कैंसर से संबंधित जो हमारा देश जूझ रहा है, जो ला इलाज बीमारी है, उसको दूर करने में हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाए। ठीक है, एक लम्फी, सरकार ने वैक्सीन लाना चाहती है, लम्फी प्रो वैक्सीन। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये वाली डिसीज काफी चर्चा में थी, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया। ठीक, ये मोस्टली, तो इस वैक्सीन को डेवलप किया है आईसीआर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विनिस ने, जो हिसार में है, हरियाणा, और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इज्जत नगर में है, यूपी में। ठीक है, तो किसने डेवलप किया है ये ध्यान रखना। और लंपी स्किन डिसीज क्या है, ये क्या करती है, कैप्री पॉक्स वायरस जीन से संबंधित है, और पॉक्सी वायरिडी जो हमारी फैमिली है उससे संबंधित है, और ये काऊ और जो हमारी प्रोजेनी और एशियन जो वाटर बफेलो है उनको क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब आगे का टॉपिक ये है कि इसरो ने क्या किया है, इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सीलेटर, इसका सक्सेसफुली क्या किया है, टेस्ट किया है। ये आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये जो है ये हमारा इस जगह पे लगता है। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, ये क्या करता है, हम वीनस और मार्स पे अपने जो मिशन है उनको लॉन्च कर पाएंगे, और जो हमारा जो ह्यूमन स्पेस मिशन है उनमें भी हमारी सफलता हम अर्जित कर पाएंगे, महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और हाल ही में हम क्या अपना गगनयान भेजने वाले हैं, उसमें भी हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। और हम मंगल ग्रह पर और वीनस पर हम अपने यानों को भेजने की योजना बना रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगी, महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, एक सुमांग लीला चर्चा में था जो मणिपुर से संबंधित है, आप इतना ध्यान रखोगे। ये थिएटर आर्ट है जो 19 और 20 सेंचुरी में डेवलप हुआ। इसको मैती समुदाय क्या करता है, मनाता है। जिस कोविड से संबंधित जो आर्ट है, इसको देखो ये परफॉर्म हो रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे। ये लोगों को क्या करता है, एजुकेट करता है, और समाज में क्या लाता है, रिफॉर्म लाता है, और समाज में जो नैतिक वैल्यू है, एकता अखंडता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। कौन, सुमांग लीला। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। दूसरा, एक रेड सी चर्चा में था, जो ईरान की नेवी है, उसने टू यूएस के जो नेवी है उनको, जो सी ड्रोन है उनको क्या किया, सीज किया। तो महत्वपूर्ण है, एक छोटे से देश ने बड़े से देश के ड्रोन को क्या कर दिया, सीज कर लिया। तो हमारे लिए वो छोटी सी न्यूज है, लेकिन हमारे लिए रेड सी बहुत महत्वपूर्ण है। रेड सी से कौन कौन से देश लगते हैं, पहले ये देख लो। ये सबसे पहले गल्फ ऑफ सियोज है, सियोज नहर है, यहाँ से होती है। इसको गल्फ ऑफ अकावा बोलते हैं। सबसे पहले इजिप्ट लगता है, फिर सूडान लगता है, फिर इरिट्रिया लगता है, फिर जिबूती लगता है, फिर सोमालिया लगता है। ठीक है, तो ये इथोपिया है, ये इससे नहीं लगता है, इसको अब ध्यान रखना स्पेशली। फिर सऊदी अरेबिया लगता है, फिर यमन लगता है। ठीक, तो आप इसको देख पा रहे हो, ये हमारा भूमध्य सागर है। यहाँ से हमारा ये गाजा पट्टी है, यहाँ पे इजराइल है। ठीक है, इधर लेबनान है, इधर
ये छोटा सा देश जो लड़ाइयों से संघर्ष से जूझ रहा है, फिलीपींस है, ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ठीक है। और पर्शियन गल्फ से कौन लगता है? देखो ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया इधर भी लगता है, इधर कुवैत है, इधर बहरीन है, ये कतर है, ये यूएई है, ये ओमान है। लेकिन ओमान यहाँ भी लगता है, छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये ओमान वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। एक मंचर लेक है, वो चर्चा में थी, जो पाकिस्तान में है। रेन के कारण ये क्या हुआ है, इस पानी इसकी क्षमता से इसमें अधिक हो गया, बस इतना सा आप ध्यान रखना। मंचर लेक कहाँ से? पाकिस्तान से, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। अब जो क्रेच रिपब्लिक है, वहां पे 70,000 से ज्यादा नागरिकों ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, ठीक। अब हमारे लिए मैप महत्वपूर्ण है, ये सब न्यूज महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्रेच रिपब्लिक है, इसकी जो सीमा जर्मनी से लगती है, पोलैंड से लगती है, ऑस्ट्रेलिया से लगती है, स्लोवाकिया से लगती है, ठीक है। और ऊपर क्या है? मतलब कि लैंड लॉक स्टेट है, ठीक है, राज्य है, इसको ध्यान रखना। और ये हमने कल पढ़ाई था ब्लैक सी, तो आप इसको ध्यान रखना। अब हैदराबाद लिबरेशन डे सेंटर ने डिसाइड किया है टू मार्क स्टेट लिबरेशन डे, 17 सितंबर को मनाया जाता है। तेलंगाना ने 17 सितंबर को तेलंगाना नेशनल यूनिटी डे मनाने की घोषणा की थी। जब कि उस टाइम पे तो तेलंगाना और हैदराबाद तो एक ही थे ना, जब भारत में शामिल हुए थे 1947 के बाद। ये शामिल नहीं हो रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया और आर्मी की सहायता से इस उनको शामिल कराया गया सितंबर 1948 को, ठीक है। तो इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना। दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि जो युगर हैं, उइगर, जो चाइना की जिंजियांग प्रांत में है, ये चाइना का जिंजियांग प्रांत है, इसको चाइना क्या करता है? डिटेंशन करके इनको रखता है, ठीक है। चाइना कहता है कि हम इनको शिक्षित कर रहे हैं, हमको रोजगार दे रहे हैं, हमको स्किल कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका कहता है आप मुसलमानों को क्या कर रहे हो? बंद करके रख रहे हो, उनका उत्पीड़न कर रहे हो, उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ये मंगोलिया से टच होता है, ये ऊपर कजाकिस्तान है, इधर इधर थोड़ा सा पार्ट इधर अफगानिस्तान से भी टच होता है, और इधर भारत के जस्ट ऊपर तिजिकिस्तान है, और इधर क्या है? किर्गिस्तान है। तो देखो अफगानिस्तान, तिजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान और मंगोलिया और चाइना, ये चाइना का पार्ट तो है ही, तो इनसे क्या होता है? टच होता है। तो आप इसको ध्यान रखना। ये कासगर है, ये तुर्पन है, ये उरमक्यू है, तो इसको आप स्पेशली ध्यान रखना। ये बीजिंग है, ये संगाई है, ये हांगकांग, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। इसको ईस्ट चाइना सी बोलते हैं, इसको साउथ चाइना सी बोलते हैं, ये पैसिफिक है। ये छोटा सा आप देख पा रहे होंगे, ये ताइवान है, इसको लेकर विवाद अभी चल रहा है, इसको ताइवान स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जापान का आइलैंड है। इधर एक श्यांकाकू एक आइसलैंड है, जो चाइना और जापान के मध्य विवाद है। इस बार प्रीलिम्स में प्रश्न आया था, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण न्यूज जो ये और ये है कि जो हमारी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, जो चर्च एंड कन्वेंट ऑफ जो गोवा है उसका पार्ट है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया, ठीक है। इसी चर्चा में था। अब भारत में कितनी, मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसका मैप है, आप इसको आसानी से मतलब कि पॉज करना और देखना। अच्छा, कमेंट करके ये बताना कि कितनी इंटेंजिबल हमारे पास हेरिटेज साइटें हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, कालका शिमला रेलवे लाइन है, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। तो ये सारे क्या है? नेशनल पार्क हैं। एक पंचगंगा नेशनल पार्क है, मानस है, और काजीरंगा है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, आर्कियोलॉजी साइट ऑफ नालंदा है, जो बिहार में पड़ती है, महाबली महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, सुंदरबन है, कोणार्क है, उड़ीसा में सूर्य मंदिर, अजंता एलोरा है महाराष्ट्र में, हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट हैं, जो कहाँ है? विजयनगर से संबंधित है, कर्नाटक में। ग्रुप ऑफ टेम्पल महाबलीपुरम, जो तमिलनाडु में बहुत सारे टेम्पल है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, टेम्पल चोला है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। और
चर्चेस एंड कन्वेंट ऑफ गोवा है, विक्टोरिया आर्ट डिको, ये हमारी एंसेंबल है। जो महाराष्ट्र संबंध छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, एलिफेंटा केव है, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची है, ठीक। अहमदाबाद शामिल है, रानी की बाग शामिल है, कुबरदाव नेशनल पार्क है राजस्थान में, हिल्स ऑफ फोर्ट ऑफ राजस्थान ये भी राजस्थान में है, जयपुर भी शामिल है, और जंतर मंतर है दिल्ली में, रेड फोर्ट शामिल है, कुतुब मीनार है, हुमायूं टॉम है, और कौन सा है, आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कर्बसो जो चंडीगढ़ में है। तो ये सारी, इसके अलावा और भी साइटें हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।